हाँ जी, स्वागत है आप सबका सनराइज एकेडमी पर। कैसे हो? तो अपन ने वो इकोनॉमिक सर्वे शुरू की थी कल, आर्थिक समीक्षा शुरू की थी, जिसमें अपन ने वो पहला चैप्टर शुरू किया था कल, और उसका वो अपने पहला पार्ट है वो पढ़ लिया है, जिसमें अपने वो देखा जीडीपी क्या होती है, जीएसवीए क्या होता है, एनएसडीपी क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है। इसके बारे में अपन ने वो कल वाली क्लास में चर्चा कर ली। तो वो पहले चैप्टर का जो पहला पार्ट है वो अपन ने कल कर लिया। आज है वो पहले चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है उसको अपन देखते हैं, यानी कि आज है वो पहला चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो अपन ने वो कल की क्लास में क्या क्या पढ़ा उसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि अपन ने सबसे पहले देखा जीडीपी क्या होती है। जीडीपी यानी कि भारत में जीडीपी, और अगर स्टेट की बात करें तो जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बारे में अपन ने देखा कि इसमें वो चार चीज़ें होती है शामिल: किसी देश के घरेलू क्षेत्र में या किसी राज्य के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। तो इसमें वो चार चीज़ें अपने देखी थी: अंतिम वस्तु एवं सेवाएं, उसका मौद्रिक मूल्य, और एक निश्चित समय में वो उत्पादित होने चाहिए, और किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित होने से। इस चार चीज़ें आती है, मतलब इसको वो देखते हैं जीएसडीपी में। फिर अपन ने देखा था एनएसडीपी। एनएसडीपी क्या होता है? तो इसमें से जीएसडीपी है, इसमें से वो मूल्यह्रास घटा देते हैं। जीएसडीपी माइनस मूल्यह्रास, यानी कि जो चीज़ों की गिरावट होती है, जो चीज़ों में जो समय के साथ है वो उसका वो मूल्य में कमी आती है, तो उसको वो निकाल लेते हैं जीएसडीपी में से। तो एनएसडीपी वैल्यू निकल कर आती है। इसके बारे में अपन ने देखा। फिर अब अपन ने देखा था पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कितनी होती है? तो एनएसडीपी है, उसमें एनएसडीपी में किसका भाग देने पर कैपिटा इनकम आती है? एनएसडीपी में है वो पॉपुलेशन का है वो भाग देने पर है वो हमारे सामने वो जो पर कैपिटा इनकम की वैल्यू है वो निकल कर आती है। फिर अपन ने वो देखा था कि जीएसवीए, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, जीएसवीए, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, सकल राज्य मूल्यवर्धन। इसमें वो अपन ने क्या देखा था? तो इसका एक सूत्र होता है कि जीएसडीपी माइनस टैक्स को घटा दो और सब्सिडी को जोड़ दो। ये कंसेप्ट अपन ने वो जो पिछली वाली क्लास थी उसमें वो देखे थे, और इसके डाटा भी देख लिए थे। तो क्लास के एंडिंग में सारे डाटा एक साथ है वो समरी के तौर पर है वो वापस से वो इस पर वो लिख लूँगा और आपको मतलब यहाँ पर लिख बता दूंगा। तो ये वो जो अपने कंसेप्ट देखे थे कल वाली क्लास में, वो जीएसडीपी में चार चीज़ें देखी थी। फिर वो अपन ने एनएसडीपी मतलब जीएसडीपी माइनस मूल्यह्रास गिरावट को घटा देते हैं तो एनएसडीपी आती है। किसी भी चीज़ का नेट, एनएसडीपी मतलब नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। किसी भी चीज़ का शुद्ध निकालना तो उसमें से क्या घटा देना? मूल्यह्रास जीडीपी में से। और पर कैपिटा इनकम में क्या देखा था कि एनएसडीपी जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है उसमें वो जनसंख्या का भाग देते हैं, तो क्या निकल के आता है? पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय। और सकल राज्य मूल्यवर्धन, इसमें वो क्या देखा था कि इसमें जो अंतिम वस्तु एवं सेवा है उसका है वो उनमें से जो टैक्स है उसको निकाल दिया जाता है और सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है, ताकि, और इसका वो क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि जीडीपी से वो सेक्टर वाइज योगदान का पता नहीं चलता है, तो इसलिए वो इसको वो जीएसवीए निकालते ताकि वो कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है वो सेक्टर वाइज हमें पता चलता है। और इसमें वो टैक्स इंक्लूडिंग नहीं है, तो वास्तविक जो ग्रोथ है वृद्धि दर है वो है ये जीएसवीए के माध्यम से हम बता सकते हैं। तो ये अपन है वो कल वाली क्लास में देखा था। आज अपन है वो जो पहले इस चैप्टर में देखते हैं जो महंगाई के इंडेक्स है, जैसे कि सीपीआई है, डब्ल्यूपीआई है, ये महंगाई को नापने वाले। जैसे इन्फ्लेशन के बारे में भी पहला चैप्टर में आता है, इन्फ्लेशन, महंगाई। इसमें अपन क्या देखते हैं? तो जैसे महंगाई की जो बेसिक होता है वो तो इकोनॉमी में देखा जाता है, लेकिन इसमें वो जो पहला चैप्टर है इकोनॉमिक रिव्यू का, उसमें वो थोड़ा इसमें इसके बारे में देखा जाता है कि जो महंगाई को नापने वाले जो है संस्था है डब्ल्यूपीआई, वो इंडेक्स है डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, उसके बारे में अपन इसमें चर्चा करते हैं। तो एक तो होता है डब्ल्यूपीआई और एक होता है सीपीआई। ये क्या है? एक इंडेक्स है जो महंगाई को बताता है कि महंगाई में कितनी वृद्धि हुई। डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और ये है वो थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक में जैसे कि आपने सुना होगा आपके आसपास कि कोई भी वस्तु है, जैसे कि मान लो गैस कितना महंगा हो गया कि पहले 500 का आता था, फिर अब 1000 रुपये लग रहे हैं। और भी कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया, और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं कि अब महंगाई बहुत बढ़ रही है, आपने ऐसा सुना होगा। तो भारत में है वो महंगाई को नापने के लिए है वो दो प्रकार के इंडेक्स निकाले जाते हैं, एक तो डब्ल्यूपीआई और एक सीपीआई। डब्ल्यूपीआई में क्या होता है? जैसे कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैंने है वो
आप 700 रुपये में घी खरीदा और कोई व्यक्ति कहता है 700 रुपये में घी खरीदा, और कोई व्यक्ति कहता है यार 700 रुपये में कहाँ मिलता है, मेरे को भी बता, मेरे को तो 1000 रुपये देने पड़े। तो अब उन्होंने क्या खरीदा, 700 रुपये वाला क्या, तो उसने होलसेल प्राइस पर खरीदा, होलसेल प्राइस पर है वो रेट कम होती है तो होलसेल प्राइस पर खरीदा। और जो 1000 रुपये वो है वो मतलब है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि रिटेल प्राइस, रिटेल तो रिटेल ज़्यादा होती है और होलसेल कम होती है, तो इसमें वो इसलिए वो दोनों अलग अलग निकालते हैं, रिटेल प्राइजेस और होलसेल प्राइजेस। जहाँ पर होलसेल वस्तुओं का है वो मूल्य में कितना उतार चढ़ाव होता है वो WPI इंडेक्स बताता है, और जो रिटेल जो वस्तुएं बेची जाती है कंज्यूमर उपभोक्ता रिटेल उपभोक्ता के लिए, उसमें वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उसमें वो कितना उतार चढ़ाव हुआ रिटेल वस्तुओं पर, वो है वो CPI बताता है। तो आज की क्लास में अपन इस WPI और CPI के बारे में देखते हैं। WPI यानी कि ये वस्तुओं और मतलब WPI में केवल वस्तुएं शामिल की जाती है, इसमें सेवा शामिल नहीं की जाती है। तो एक एक करके अपन देखते हैं WPI और CPI। WPI का मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। WPI थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक। अब अपने देखा कि इसमें भी आधार वस्तु, जैसे कि मान लीजिए कोई किसान कहता है कि मेरे उत्पादन में है वो 30% की है वो इस साल में है वो ग्रोथ हुई है, वृद्धि हुई है, तो फिर उससे अपन क्या समझेंगे 30%, किसका 30%, कुछ बेस तो होना चाहिए कि उस बेस का 30% वृद्धि हुई, ऐसे तो अपने पता नहीं चलेगा। लेकिन जब वो किसान कहेगा कि मेरे पिछली बार है वो 100 बोरी अनाज पैदा किया था और इस बार 30% की वृद्धि हुई, तो अपन समझेंगे अब की बार इस बार है वो 130 बोरी अनाज पैदा किया किसान ने, उत्पादन किया अनाज का। तो इसी प्रकार है वो ये मूल्य सूचकांक ये भी स्थिर मूल्यों पर निकाले जाते हैं, मतलब कि बेस जो आधार वर्ष उस पर वो निकाला जाता है, आधार वर्ष लिया जाता है कि आधार वर्ष की कीमतों को है वो बेस मान लिया जाता है, और फिर उस आधार वर्ष की जो कीमतें होती है उसके आधार पर है वो जो वर्तमान वर्ष है उसमें वो कितना महंगाई में कितना उतार चढ़ाव हुआ है उसके बारे में देखा जाता है। तो इसमें वो थोक मूल्य सूचकांक में भी एक क्या लेना पड़ता है, आधार, कौन सा आधार वर्ष कौन सा माना है राजस्थान में। अगर राजस्थान की बात करें तो बेस ईयर कौन सा है, आधार वर्ष, आधार वर्ष कौन सा है राजस्थान में जो WPI वो है 1999-2000, ये वो बेस ईयर है राजस्थान के। अगर भारत की WPI की बात करें इंडिया की, तो इंडिया में है वो आधार वर्ष कौन सा दिया जाता है 2011-12। WPI सूचकांक में है वो राजस्थान का आधार वर्ष, राजस्थान है वो आधार वर्ष कौन सा मानती है 1999-2000, जबकि भारत सरकार है वो WPI नापने के लिए 2011-12 को आधार वर्ष लेती है। यानी इसकी जो इस समय जो वस्तुओं की कीमतें थी और उसका तुलना है वो अब जो वस्तुएं कीमतें वो सेम वस्तुएं, मतलब एक बास्केट टोकरी में जितनी भी वस्तुएं इस साल वो कितने रुपए की थी और उसमें वो इस साल वो कितनी बढ़ोतरी हुई है, मतलब उसमें वो आधार वर्ष के हिसाब से इसमें वो महंगाई में वृद्धि की है वो गणना की जाती है। और बात करें तो ये क्या वार्षिक तौर पर जारी किया जाता है मासिक, तो ये है वो जो थोक मूल्य सूचकांक है ये हर माह जारी किया जाता है, मासिक तौर पर, मासिक रूप से। यानी कि मान लीजिए जो 2023 के जुलाई है और जो 2022 की जुलाई, तो इसकी अब कंपेयर की जाती है 2022 में भारत में। जैसे कि 2022 की जो जुलाई में मान लीजिए कोई बास्केट टोकरी जिसमें वो कोई भी सब्जी अनाज है, मान लीजिए आलू है, प्याज और भी वो सारी वस्तु जो उसमें वो ली जाती है, उसका वो मूल्य 2022 की जुलाई में कितना था और 2023 की जुलाई में कितना था। तो जो पिछले वर्ष का सेम मंथ उसको बेस मानकर फिर उसको देखा जाता है कि महंगाई में कितनी वृद्धि हुई। तो ये मासिक आधार पर जारी की जाता है, हर मासिक। जैसे मान लीजिए जुलाई 2022 का है और ये 2023 का जुलाई, फिर वो इसमें वो देखा जाता है कि इस समय इस 2022 की जुलाई में इस बास्केट टोकरी में जितनी भी जो वस्तुएं थी वो सेम वस्तु इसमें भी होगी, उसमें कितना मूल्य था और अब कितनी वृद्धि हुई। तो ये मासिक आधार पर ठीक अगला महीना आएगा अगस्त, तो अगस्त में वो पिछले वर्ष में वो जो टोकरी उसके वस्तुओं की कीमत क्या थी और 2023 का जो अगस्त है उसमें वो कितनी वृद्धि हुई। इसी प्रकार सितंबर, नवंबर और पिछले वर्ष के वो सेम मंथ से वो तुलना की जाती है और इसको वो बताया जाता है कि वो मूल्य में कितना वर्धन हुआ है या महंगाई कितनी बढ़ी है, महंगाई में कितनी बढ़ोतरी हुई। तो ये किस तौर पर, मासिक तौर पर जारी किया जाता है, मासिक रूप से थोक मूल्य सूचकांक। और ये कौन करता है थोक मूल्य सूचकांक, तो डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टेटिस्टिक, DES, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय।
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, ये है वो इसको वो जारी करता है। WPI को कौन जारी करता है? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय इसको जारी किया जाता है और इसको वो मासिक आधार पर जारी किया जाता है। और इसमें क्या शामिल है? जैसे कि वस्तुएं या सेवाएं दोनों शामिल है। या वस्तुएं तो इसमें है वो सेवाओं को शामिल नहीं किया गया है। जो WPI है इसमें है वो ओनली गुड्स, केवल वस्तुओं को ही शामिल किया गया है, सेवा इसमें इंक्लूडिंग नहीं है। वस्तुओं में वो मूल्य में मतलब वस्तुओं की महंगाई कितनी बढ़ी है केवल उसको मानता है। थोक मूल्य पर वस्तुओं की महंगाई कितनी बढ़ी है उसी को मापता है। यह है वो जो सेवाएं होती है उसमें वो उसमें महंगाई में कितना उतार चढ़ाव हुआ है उसको है वो ये नहीं नापता है। तो इसके बारे में अपन देख, जैसे WPI, तो WPI कौन सा आधार वर्ष लेती है? आधार वर्ष 1999-2000। राजस्थान की बात करें तो भारत है वो WPI का आधार वर्ष 2011-12। और ये मतलब वार्षिक तौर पर या मासिक, तो ये मासिक रूप से जारी की जाती है। WPI वो हर मंथ है वो जारी किया जाता है। और तुलना है वो उसी पिछले वर्ष में भारत में जैसे कि WPI की गणना या CPI, तो उसकी है वो पिछले माह की है वो जो सेम वस्तुओं की कीमतों से वो तुलना की जाती है पिछले वर्ष की सेम मंथ। और इसको WPI को जारी कौन करता है? तो डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय इसको है वो जारी किया जाता है। और इसमें है वो ऐसे तो वस्तुएं तो बहुत होती थी, लेकिन इसमें है वो जो महत्वपूर्ण वस्तुएं थी उसको लेते हैं, उसके एक बास्केट बनाते हैं और फिर उस वस्तुओं का कीमतों में कितना उतार चढ़ाव हुआ है उसको है वो देखा जाता है। तो इसमें वो WPI में है वो कितनी वस्तुएं ले रखी है, मतलब कितनी वस्तुओं के मूल्य में उतार चढ़ाव या जो महंगाई उसमें है वो उतार चढ़ाव को देखा जाता। तो इसमें वो राजस्थान में बात करें तो अपने 154 वस्तुएं वो WPI में ली है। कितनी? 154 वस्तुएं, जिसमें वो प्राथमिक वस्तुएं और विनिर्मित वस्तुएं और ईंधन या फ्यूल ईंधन। टोटल कितनी वस्तुओं का है वो उतार चढ़ाव दिखा जाता है WPI में। तो टोटल कुल वस्तुएं कितनी है? कुल वस्तुएं 154 वस्तुओं का है वो मूल्य में जो महंगाई कितनी बढ़ी है कितनी नहीं बढ़ी उसको है वो देखा जाता है। उसमें वो प्राथमिक 154 में से वो प्राथमिक वस्तुएं कितनी है? तो उसमें वो प्राथमिक लेते हैं 75 वस्तुएं वो प्राथमिक वस्तुएं लेते हैं। और 75 जो 69 ये है वो विनिर्मित वस्तुएं ली जाती है। और 10 ये वो ईंधन उसको है वो लिया जाता है। और ये वस्तुएं इसके है वो मूल्य में कितना उतार चढ़ाव होता है वो देखा जाता है। 154 सिलेक्टिव वस्तुएं ली जाती है। और अब इसका भारांश कितना दिया गया है? तो जो प्राथमिक वस्तुएं हैं उसका भारांश दिया गया है 33.85 और जो विनिर्मित वस्तुएं ली गई है उसको भारांश कितना दिया गया है? तो 49.84 और इसको है वो 89 और इसका वो 16.25 ये इसको है वो भारांश दिया गया है। यानी कि प्राथमिक वस्तुएं कौन सी होती है? प्राथमिक वस्तुएं जैसे खाद्य वस्तुएं होती है या फिर जो रॉ मटेरियल जो द्वितीय विनिर्माण में जो काम आए उसको उत्पादन को बढ़ाने में काम आ सके, प्राथमिक वस्तुएं वो होती है। जैसे कि अपन जो खाद्य अनाज है ये सब प्राथमिक वस्तुएं उसको है वो कितनी वस्तुएं ली गई है WPI में? तो 75। और जो विनिर्मित वस्तुएं हैं उद्योग से जो बनकर तैयार होती है तो वो 69 वस्तुएं ली गई है। और ईंधन जैसे कि पेट्रोल है ये ईंधन वस्तुएं इसको वो 10 इसमें टोकरी में शामिल किया गया है, बास्केट में 10 वस्तुओं को शामिल किया गया है। और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 154। टोटल वस्तु 154 है और इसको जोड़ेंगे तो 100%, यानी कि इसका वो भारांश है वो कितना है? प्राथमिक वस्तुओं को 33.85% भारांश दिया गया है, विनिर्मित वस्तुओं को 49% और 16.25% है वो ईंधन की वस्तुओं का है वो इसको है वो भारांश दिया गया है। तो ये थी WPI। इसको है वो मासिक रूप से जारी किया जाता है, हर मंथ इसको डाटा लिए जाते हैं। और इसमें टोटल केवल वस्तुएं होती है, ओनली वस्तुएं इसको ही लिया जाता है, केवल वस्तुएं। और ये मासिक रूप से जारी किया जाता है। आधार वर्ष कौन सा है? तो 1999। 2000 इसका आधार वर्ष है। 2000 और भारत में है वो 2011-12 इसका आधार वर्ष है। इसमें टोटल कितनी वस्तुएं हैं? राजस्थान की जो WPI है देखा जाता है उसमें 154 वस्तुएं ली जाती है, जिसमें प्राथमिक वस्तुएं 75 और विनिर्मित वस्तुएं 69 और ईंधन है वो 10। टोटल 154 और 33.85% इसको प्राथमिक वस्तुओं को भारांश दिया गया है। और 49.89% है वो जो विनिर्मित वस्तुएं उसको है वो भारांश दिया गया है। और 16.25% है वो फ्यूल या ईंधन उसको है वो भारांश दिया गया है।
तो ये WPI इसमें वो होलसेल वस्तुओं के मूल्य में कितनी बढ़ोतरी हुई है, महंगाई में कितना परिवर्तन हुआ है, वो WPI नापती है। अब क्या केवल वस्तुओं के ही मूल्य बढ़ता है, सेवाओं का नहीं बढ़ता है? सेवाओं जैसे होटल सर्विस है, कोचिंग सर्विस है, और ये एयर इंडिया है सर्विस है, इसकी भी तो है वो समय के साथ इसका भी तो महंगाई बढ़ रही है, इसमें भी तो महंगाई बढ़ रही है। तो केवल वस्तुओं को क्यों नाप रहे हो, सेवाओं को भी नापना चाहिए महंगाई में, तभी वो इफेक्टिव है, वो डाटा सामने आएगा। तो ऐसा किसने कहा? ऐसा एक समिति RBI द्वारा गठित की गई, उसको अपन देखते हैं कि भाई केवल वस्तुओं का तो मूल्य नहीं बढ़ रहा, महंगाई तो सेवाओं में भी बढ़ रही है। और WPI केवल किसको नापता है? केवल वस्तुओं के जो मूल्य में जो परिवर्तन हुआ है, महंगाई में जो बदलाव हुआ है, उसी को नापता है। तो कि भाई सेवाओं को भी नापना चाहिए, तभी वो इफेक्टिव और डाटा सामने आएगा। तो फिर एक समिति RBI के द्वारा गठित की गई जो महत्वपूर्ण है, उर्जित पटेल समिति। उर्जित पटेल समिति RBI के द्वारा गठित की गई। और इसने क्या कहा कि इसने वो ये रिकमेंडेशन दी कि है वो WPI की जगह है वो मेजर इंडेक्स महंगाई को नापने में CPI को लेना चाहिए। WPI और CPI दो होते हैं। WPI होलसेल वस्तुओं के मूल्य में जो महंगाई में बढ़ोतरी होती है उसको नापता है, जबकि CPI जो कंज्यूमर या रिटेल वस्तुएं होती है उसमें है वो मूल्य में कितना वर्धन हुआ है, उसको या महंगाई में कितना परिवर्तन हुआ है, उसको वो CPI नापता है। और CPI में क्या होती है? तो वस्तुएं एवं इसमें वो वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों को इंक्लूड किया जाता है, वस्तुएं एवं सेवाएं। जबकि WPI में केवल वस्तुएं को ही इंक्लूडिंग किया गया है, जबकि CPI में वस्तुएं एवं सेवा दोनों को इंक्लूडिंग किया गया है। और ये वो जो मेजर इंडेक्स है मतलब जो महंगाई को मापने के लिए मेजर इंडेक्स कौन सा माना जाता है? 2014 से भारत सरकार है वो WPI की जगह CPI को है वो मेजर इंडेक्स मानती है महंगाई को नापने में। क्यों? क्योंकि इसमें वो वस्तु एवं सेवा दोनों को शामिल किया गया है, जबकि WPI में केवल वस्तुओं को शामिल किया गया है। और दूसरा इसका CPI का क्या फ़ायदा है कि जो महंगाई है वो महंगाई जो कमज़ोर वर्ग है उस पर है वो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, या जो गरीब है या जो वंचित वर्ग है, जो आर्थिक रूप से है वो कमज़ोर है, उनको वो चीज़ें खरीदनी होती है, तो उस पर है वो महंगाई का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। जो होलसेल में वस्तुएं खरीदते हैं उसको तो यही थोड़ा बहुत महंगाई बढ़ भी जाए तो उनको है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गरीब लोग हैं, समाज के जो कमज़ोर वर्ग है, आर्थिक विकास मतलब जिसका कम है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है, उन पर महंगाई का असर ज़्यादा पड़ता है। तो उनको है वो जो चीज़ें वो है वो होलसेल में तो खरीदते नहीं, वो है वो रिटेल में खरीदते हैं एक दो चीज़ें ऐसे की, तो उसको है वो उनकी जो महंगाई का असर ज़्यादा पड़ता है। तो उसके लिए है वो ये CPI जारी किया जाता है, मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ताकि ये रियलिटी सामने आए कि जो कंज्यूमर है हमारे देश के उपभोक्ता है उनको है वो चीज़ों को कितनी महंगी खरीदनी पड़ती है और महंगाई कितनी बढ़ी है। और ये न केवल जनता या लोगों के लिए महंगाई, बल्कि ये है वो सरकार है भी इसमें वो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए भी है वो CPI और इसके डाटा को देखती है और जारी करती है कि भाई महंगाई ज़्यादा न बढ़ जाए या मुद्रास्फीति है वो ज़्यादा ना हो जाए, तो इसको वो इंडेक्स मानती है। कौन सा मेजर इंडेक्स है? CPI। WPI की जगह जो है वो हमारी गवर्नमेंट है वो CPI या RBI CPI को है वो मेजर इंडेक्स मानती है महंगाई को नापने के लिए। और इसमें वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों को शामिल किया जाता है। अब CPI है वो 4 प्रकार से जारी किया जाता है, मतलब 4 अलग अलग CPI जारी किए जाते हैं। ये भी है वो क्या वार्षिक नहीं, ये भी है वो मासिक रूप से जारी किया जाता है, मंथली जारी की जाती है CPI। इसमें जो बास्केट या जो भी वस्तुएं हैं उसमें है वो कितना प्रतिशत की मतलब वृद्धि हुई या कितनी महंगाई में बढ़ोतरी हुई, उसको वो हर मंथ और उसको मंथ की तुलना उस प्रीवियस ईयर पिछले वर्ष के उसी मंथ की जो वस्तुएं सेम वस्तुएं उससे तुलना की जाती है। जैसा कि बताया जुलाई 2022 की वस्तुओं में और जुलाई 2023 इसकी वो सेम वस्तुओं को देखा जाता है। 22 की जुलाई और 23 की जुलाई इसमें महंगाई में कितनी बढ़ोतरी हुई उसको इस प्रकार से देखा जाता है। तो ये भी मासिक रूप से जारी की जाती है हर मंथ, जुलाई फिर अगस्त सितंबर सभी का अलग अलग, तो ये भी मासिक रूप से जारी किया जाता है, मासिक हर मंथ तौर पर CPI के डाटा जाते हैं। और ये जारी कौन करता है? तो CPI है वो 4 प्रकार से जारी किया जाता है, 4 CPI है वो निकाले जाते हैं कि वो 4 CPI है वो के अलग अलग, जैसे कि एग्रीकल्चर जो लेबर है उनको है वो चीज़ें कितनी महंगाई पर खरीदनी पड़ती है, और जो औद्योगिक श्रमिक है उद्योगों में काम कर रहे हैं उनके वो जो चीज़ें खरीद जाते हैं उसमें वो महंगाई में कितना वृद्धि हुई है, और जो ग्रामीण है उसको वो महंगाई को कितना मतलब महंगाई कितनी बढ़ी है। और एक और डाटा होता है जो ग्रामीण अर्बन और मतलब ग्रामीण शहरी और संयुक्त रूप से जारी किया जाता है।
तो ये 4 सीपीआई जारी किया जाता है। पहला तो मतलब जो कृषि वर्कर हैं, जो कृषि में अंदर जो लेबर है, श्रमिक, उनकी जो वस्तुएं खरीदते हैं उसमें कितनी महंगाई बढ़ी, तो वो उस एक सीपीआई वो जारी किया जाता है। और फिर है वो जो औद्योगिक श्रमिक है, उनको है वो महंगाई कितना प्रभाव पड़ा है उन पर, तो उसके लिए भी एक सीपीआई आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर, उनके लिए अलग जारी किया जाता है। फिर तीसरा वो ग्रामीणों के लिए जारी किया जाता है, ग्रामीण को महंगाई। और फिर चौथा है वो संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। तो कितने है वो सीपीआई जारी किए जाते हैं? 4 सीपीआई। पहला तो इंडस्ट्रियल वर्कर सीपीआई आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर। दूसरा सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर यानी कि जो कृषि श्रमिक है उनके लिए जारी किया जाता है। और तीसरा है वो सीपीआई रूरल यानी कि जो ग्रामीण है उनके लिए सीपीआई जारी किया, उनको कितना महंगाई का सामना करना पड़ रहा है उनके देखा जाता है इस इंडेक्स में। और चौथा है वो संयुक्त रूप से यानी कि सीपीआई रूरल मतलब ग्रामीण प्लस अर्बन और संयुक्त टोटल। तो ये 4 सीपीआई जारी किए जाते हैं महंगाई को नापने हेतु। और इसका जो बेस ईयर है, आधार वर्ष, किस मतलब महंगाई बढ़ेगी तो किसी आधार पर बढ़ेगी, तो आधार वर्ष लिया जाता है। तो जो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर है उसका है वो बेस ईयर कौन सा है? बेस ईयर आधार वर्ष कौन सा लेती है? मतलब आधार वर्ष वो है सीपीआई का 2000, सीपीआई आईडब्ल्यू 2016 को आधार वर्ष मानती है। और फिर उसके जो वस्तुएं और उसके हिसाब से कितनी में वो महंगाई में जो बढ़ती हुई उसको देखा जाता है। और जो एग्रीकल्चर लेबर है उसको है वो उसका आधार वर्ष कौन सा है, किस आधार पर या किस बेस पर है वो महंगाई की गणना की जाती है। तो जो एग्रीकल्चर जैसे कि परंपरागत एग्रीकल्चर है तो इसका भी आधार वर्ष भी है वो बहुत पहले का, तो कौन सा? 1986-87 इसको है वो आधार वर्ष लिया जाता है। और जो सीपीआई रूरल मतलब जो ग्रामीण और अर्बन, इसका संयुक्त रूप से जो जारी किया जाता है इसका आधार वर्ष कौन सा होता है? 2012। इसको वो आधार वर्ष का ध्यान रखना, क्योंकि जो RS प्री की एग्जाम होती है और भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम होती है जिसमें आर्थिक समीक्षा आती है तो उसमें वो ये आधार वर्ष है वो पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो ये आधार वर्ष समझने की जो एक्टिव कौन ज़्यादा रहते हैं? इंडस्ट्रियल वर्कर, उद्योग है वो समय समय पर एक्टिव रहते हैं, उनको है वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उसको है वो उत्पादन करना पड़ता है, तो इनका है वो अपडेट होता रहता है। मतलब इसका वो आधार वर्ष भी अपडेट है, 2016 को है वो इसको आधार वर्ष मान लिया जाता है। जबकि जो एग्रीकल्चर कृषि श्रमिक है उनके लिए वो कौन सा आधार वर्ष मानती? तो 1986-87। और उद्योग कृषि और ये जो ग्रामीण है और जो ये सीपीआई ग्रामीण और संयुक्त, इसका वो आधार वर्ष कौन सा लिया जाता है? तो 2012। अब इसको जारी कौन करता है? तो सीपीआई आईडब्ल्यू एग्रीकल्चर लेबर और जो ग्रामीण लेबर, इनके लिए जो सीपीआई की डाटा जारी करता है वो कौन करता है? तो श्रम ब्यूरो चंडीगढ़। पहले श्रम ब्यूरो शिमला में था, लेकिन अब है वो श्रम ब्यूरो शिमला से वो चंडीगढ़ स्थापित हो गया है। तो लेबर ब्यूरो, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़, इसके वो डाटा जारी करता है चंडीगढ़। किनके? इन तीनों के। और जबकि चौथा सीपीआई जो संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, ग्रामीण और अर्बन दोनों के संयुक्त रूप से जारी किया जाता है कॉमन, तो उसका है वो डाटा NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा नई दिल्ली में जो स्थापित है उसके द्वारा ये सीपीआई रूरल, अर्बन और संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। और इसका आधार वर्ष 2012 है। और NSO इसके जारी किया जाता है। पहले NSO था और CSO था, दोनों अलग अलग संस्था थी, लेकिन वो मर्ज होकर उसको NSO बना दिया गया है, राष्ट्रीय स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा है वो इसके वो डाटा जारी किए जाते हैं। अब इसमें वो देख लिया आपने, वस्तु एवं सेवा दोनों को शामिल किया था, मासिक रूप से जारी किया था, 4 सीपीआई है टोटल, और ये इसके आधार वर्ष और इसको है वो ध्यान रखना। तो ये थी जो अपने WPI और CPI, इसको भी पहले चैप्टर में देखते हैं। अब अपन देख लेते हैं इसके जो समरी के तौर पर पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो अपने पहले चैप्टर में पढ़ा है उसको वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि पहले चैप्टर में डाटा फैक्ट वो होते हैं तो उसको है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। 2-3 बार वो लिख कर याद करोगे तो है वो आसानी से याद है वो हो जाएंगे। तो मेन तो ध्यान रखना कि जो आधार वर्ष है, जो IW इंडस्ट्रियल वर्कर और CPI के जो आधार वर्ष है उसको है वो ध्यान में रखना है। और क्या महंगाई में क्या बढ़ोतरी हुई है, तो राजस्थान में जो WPI उसके थोड़ी उसमें वो जो वर्धित दर हुई है, लेकिन जो भारत का जो है वो थोक मूल्य सूचकांक है उसमें वो वर्धित दर वृद्धि है वो नहीं हुई। तो मेन जो चीज़ें थी उसको अपन ने देख ली। अब इसको वो समराइज जो पहले चैप्टर की उसको एक बार समरी के तौर पर सभी को देख लेते कि अपन ने अब तक क्या क्या पढ़ा है। तो अपन ने वो देख लिया कि GDP क्या होती है, यानी कि उसको वो समरी के तौर पर देख लेते हैं। GSDP विथ है वो डाटा के साथ देखते हैं। स्थिर मूल्य
और यहाँ पर प्रचलित मूल्य। स्थिर मूल्य तो जो बुनियादी कीमत जो आधार वर्ष है उसकी है वो कीमत ली जाती है, और प्रचलित मूल्य तो कौन सी ली जाएगी 2023-24, और इसमें वो 2011-12 को स्थिर वर्ष मान लिया जाता था, तो उसकी कीमतों के हिसाब से वो तुलना की जाती है। अब जीएसडीपी कितनी थी, स्थिर मूल्य पर कितनी हमने देखी थी, तो इसमें थी 8.45 लाख करोड़, जबकि प्रचलित मूल्य पर है वो कितनी थी जीएसडीपी हमारी, तो वो थी 15.28 लाख करोड़, ये ध्यान रखना, ठीक है। और अब जीएसडीपी इसमें अब वृद्धि कितनी है, वृद्धि कितनी हुई थी, स्थिर मूल्य पर राजस्थान की जीएसडीपी कितनी है, तो 8.45 लाख करोड़। प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की जीएसडीपी कितनी है, जीडीपी कितनी है, तो 15.28 लाख करोड़, ठीक है। अब स्थिर मूल्य पर राजस्थान की जो जीएसडीपी उसमें वृद्धि कितनी हुई, तो इसमें वो 8.03% की है वो ग्रोथ देखी गई, जबकि प्रचलित मूल्य पर राजस्थान की जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है, तो प्रचलित मूल्य पर बात करें तो यहाँ पर है वो 12.56% है वो वृद्धि हुई है। अब अपन देखते हैं जो भारत के वो जो डाटा है उसको हिसाब से भी देख लेते हैं कि भारत की जीडीपी और राजस्थान की जो जीडीपी उसमें वो कितना फर्क है। तो भारत की जीडीपी कितनी है स्थिर मूल्य पर 173 लाख करोड़, और जो प्रचलित मूल्य है वहाँ पर है वो इस स्थिर मूल्य पर है वो इंडिया की बात करें तो है वो 173 लाख करोड़, जबकि है वो प्रचलित मूल्य पर है वो 295 लाख करोड़। अब इसमें वो राजस्थान का कितना योगदान है वो अपन को देखना है। राजस्थान का 4.86% है वो स्थिर मूल्य पर योगदान है, और 5.17% है वो किस पर योगदान है, तो प्रचलित कीमतों पर योगदान है। तो टोटल जो जीडीपी है वो है कितनी 173 लाख करोड़ तो है वो स्थिर मूल्य पर है, और 295 लाख करोड़ है वो प्रचलित मूल्य पर है। और इसमें वो राजस्थान का योगदान कितना है, तो 4.86%, और जो प्रचलित मूल्य है उस पर वो राजस्थान का योगदान कितना है, तो इसकी भारत की जीडीपी में तो 5.17%। तो ये तो थी जीडीपी आंकड़े। अब अपन देखते हैं कि जो एनएसडीपी उसके डाटा क्या है उसको भी अपन देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। एनएसडीपी की कितनी थी स्थिर मूल्य पर, एनएसडीपी थी वो 41 लाख करोड़, और जो प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की एनएसडीपी कितनी है, तो वो कितनी थी 7 पॉइंट से वो इसमें वो 13.69 लाख करोड़, जबकि इसमें वो वृद्धि कितनी है स्थिर मूल्य पर राजस्थान की एनएसडीपी में, तो 8.03 से वो जिसमें 0.07 की वृद्धि हुई, तो 8.10% इसमें वो वृद्धि हुई है। और जो इस प्रचलित कीमत है इस पर वो कितनी वृद्धि हुई है, तो इसमें वो 12.70%, 12.56 से 12.70, थोड़ा मतलब इससे रिलेट करना है। तो इसमें वो एनएसडीपी कितनी है, तो क्योंकि इसमें एनएसडीपी में क्या होता है मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है, जीएसडीपी में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है, इसलिए वो इससे कम है, और ये भी इससे कम है 13.69 लाख करोड़। इसमें वृद्धि 12.70%, इसमें वो 8.10% राजस्थान की एनएसडीपी में वृद्धि हुई है। अब अपन देखते हैं कि जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है और उसमें कितनी वृद्धि हुई है। समरी के तौर पर एक बार पूरे फैक्ट देख लेते हैं अपन। जो पर कैपिटा इनकम वो कितनी है स्थिर मूल्य पर राजस्थान की पर कैपिटा इनकम कितनी, तो 90,833, और जो प्रचलित मूल्य वहाँ पर कितनी थी 1,67,967। मैंने जो कल अब 867 बता दिया गया था उसको वो किसने लिखा, तो मतलब जो सही कर लें वो, क्योंकि कल है वो मैंने 1,0867 बता दिया था, लेकिन है 967। सॉरी यहाँ पर 837 नहीं 831 है। हाँ, अब इसमें वो वृद्धि कितनी हुई है, इसमें वो पर कैपिटा इनकम में कितनी, तो 6.94% है वो वृद्धि हुई है। जो प्रचलित कीमतों पर पीसीआई यहाँ पर कैपिटा इनकम में कितनी वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर कितनी हुई है, यहाँ पर 6 पॉइंट, तो यहाँ पर है वो 11.49%। किसमें पर कैपिटा इनकम में प्रचलित मूल्य पर वृद्धि 11.49%, और पर कैपिटा इनकम में स्थिर मूल्य पर वृद्धि है वो 6.94% की दर्ज की गई है। अब अपन देखते हैं कि जो जीएसवी है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड उसके जो डाटा वो क्या थे, तो जो जीएसवी है उसमें वो कितना स्थिर मूल्य पर कितना, तो वो 7.41 लाख करोड़, 7.41 लाख करोड़ स्थिर मूल्य पर जीएसवी है।
राजस्थान की। और जो प्रचलित मूल्य है उसमें यहाँ प्रचलित कीमतों पर कितना है, तो वो है जो 14.28 लाख करोड़। जो स्थिर मूल्य पर है वो 7.81 लाख करोड़। जबकि प्रचलित कीमतों पर जीएसवीए का कितना है, वो अपन बात करें तो 14.28 लाख करोड़। इसमें वो वृद्धि कितनी हुई है, ग्रोथ की बात करें जीएसवीए में स्थिर मूल्य पर वृद्धि कितनी हुई है, तो ये 6.92, यानी कि पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा रखना है और इसको कम करना है। तो कम करके 6.92%। ये थोड़ा कल है वो एक्सचेंज हो गया था, तो इसको सही करना है। 6.94 पर कैपिटा इनकम में वृद्धि है और 6.92% है वो जो जीएसवी है उसमें वो स्थिर मूल्य पर वृद्धि है। और प्रचलित मूल्य पर है वो वृद्धि कितनी है जीएसवी में, तो प्रचलित मूल्य पर है वो यहाँ पर 11.49% है, तो यहाँ पर 11.86%। इससे वो थोड़ा सा वो रिलेट कर याद कर सकते हैं 11.84%। तो ये मतलब समान है, जैसे कि अपने देखा था वो दोनों समान थे, उसको डाटा को रिलेट करके अपन याद कर सकते हैं। और जो पर कैपिटा इनकम है और जीएसवी है इसको भी है वो डाटा को रिलेट करके याद सकते हैं, जैसा कि एनएसडीपी और जीएसडीपी में अपने देखा था। तो ये पर कैपिटा इनकम हो गई और जीएसवी के डाटा जो हो गई। फिर है वो अपन ने क्या देखा था, फिर है वो मूल्य सूचकांक देखे थे डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। डब्ल्यूपीआई में वो होलसेल प्राइस इंडेक्स है जिसमें है वो कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया है, तो 154 वस्तुओं को शामिल किया गया है। और 154 जो वस्तुएं हैं वो 154 वस्तुओं की मूल्य में कितना है वो वृद्धि हुई है या उसकी महंगाई में कितना उतार चढ़ाव हुआ है, तो वो 154 वस्तुओं का एक बास्केट बनाया गया था और उसके वो मूल्य में वर्धन या जो महंगाई हुई उसमें वृद्धि और कमी को देखा जाता है। और इसका बेस ईयर कौन सा है डब्ल्यूपीआई का, तो 1999 2000। राजस्थान की जो बेस डब्ल्यूपीआई है उसका वो बेस ईयर कौन सा है, तो 1999 2000। इसमें कितनी वस्तुओं को शामिल किया जाता है, 154 वस्तुएं शामिल की जाती है और यह वो मासिक रूप से जारी किया जाता है, मासिक रूप से। और इसके साथ ही इसका वो टोटल 100 मतलब वस्तुएं 154, उसमें भी वो 75 प्राथमिक 69 द्वितीय वस्तुएं और जो विनिर्माण ईंधन उसको 10 मतलब 10 वस्तुएं इसको है वो शामिल की गई है। इसको जारी कौन करता था, डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स, ये इसको जारी करती है। 154 वस्तुएं का भारांश लिया जाता है और ये अपने डब्ल्यूपीआई में देखा था होलसेल, केवल इसमें केवल वस्तुएं शामिल होती है, केवल वस्तुएं, सेवा इसमें वो शामिल नहीं होती है। जबकि जो सीपीआई देखा था उसमें वो वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों को शामिल किया जाता है, दोनों को शामिल किया जाता है। कितने निकाले जाते हैं सीपीआई, तो 4 सीपीआई निकाले जाते हैं, 4 सीपीआई। एग्रीकल्चर वर्कर यानी इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अलग उनका बेस ईयर 2016 लिया जाता है और जो एग्रीकल्चर लेबर है या जो कृषि श्रमिक है उनके लिए भी अलग से सीपीआई निकाला जाता है। सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर उनके लिए 1996 86 को बेस ईयर लिया जाता है। और जो सीपीआई रूरल मतलब जो ग्रामीण, और एक था चौथा था सीपीआई रूरल प्लस अर्बन, यानी कि ग्रामीण और शहरी दोनों का साथ में दिया जाता है, ग्रामीण लोग और शहरी लोग और प्लस मतलब संयुक्त कंबाइंड रूप से वो इसका वो निकाला जाता था। और इसका बेस ईयर कौन सा था, 2012। इन तीनों को तो कौन निकालता है, तो श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ निकालता है। ये भी ध्यान रखना क्योंकि ये चेंज हुआ है, पहले शिमला था अब शिमला की जगह चंडीगढ़ हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखना, अपडेट रहना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जबकि जो संयुक्त रूप से वो निकाला जाता है ग्रामीण और शहरी का, उसका बेस ईयर 2012 होता है और उसको कौन निकालता है, तो उसको निकाला जाता है NSO नई दिल्ली। तो ये ध्यान रखना, आज की क्लास में अपन ने ये पढ़ा। और एक और जो अपने जो मतलब जो ग्रोथ रेट है उसका एक और सूचकांक है वो भी अपन को देखना है, वो भी अपन देख लेते हैं, यानी कि GFCF। जैसा कि वो GFCF एक रह गया इसमें, उसको भी देखना। ग्रॉस फिक्स वैल्यू एडेड, वो भी एक मतलब पहले चैप्टर में देखा जाता है, तो वो अपने नहीं देखा, उसको अपन देख लेते हैं कि GFCF क्या होता है। GFCF जैसा कि अपने GSDP पढ़ी, NSDP पढ़ी, पर कैपिटा इनकम पढ़ा, और GSVA ग्रोथ स्टेट वैल्यू एडेड ये देख लिया, तो उसी के साथ GFCF को भी देखा जाता है। GFCF ने ग्रॉस स्टेट कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि सकल
GFCF, सॉरी स्टेट नहीं आएगा यहाँ पर, फिक्स आएगा, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स कैपिटल यानी कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण कितना हुआ, राज्य ने वो सकल स्थायी पूंजी निर्माण कितना किया है। पूंजी, पूंजी का मतलब क्या होता है, सकल मतलब टोटल, फिक्स मतलब स्थायी, और कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, और फॉर्मेशन यानी कि पूंजी का निर्माण करना। तो राज्य ने वो कितनी है वो स्थायी पूंजी का निर्माण किया है। पूंजी क्या होती है, अपन पूंजी, क्या आपकी जेब में जो पैसे हैं वो पूंजी है? नहीं, वो पूंजी नहीं है। आपको लगता होगा कि वो पूंजी है, लेकिन उसको आप धन कह सकते हो, लेकिन पूंजी नहीं कह सकते। पूंजी कब कहोगे, मतलब जब वो आपके जेब में पैसे हैं, आपके पास जो पैसे हैं उसको आपने कहीं निवेश किए, कहीं इन्वेस्ट किए, और उन पैसों से और भी पैसे कमा सकते हो। जब वो पैसे से कम पैसे आए और उसको आपने निवेश ऐसी जगह किया, मतलब निवेश कर दिया है, फिर वो अर्निंग हुई उससे, तो वो है वो आपकी पूंजी है। पूंजी है वो उत्पादन में, जब उत्पादन में वो सहायक हो तो उसे अपन पूंजी कहते हैं, या देश के विकास में जब वो सहायक हो तो उसको अपन पूंजी कहते हैं। तो है वो राज्य ने वो ऐसी स्थायी कितनी चीज़ों का निर्माण किया है, उसको वो सकल राज्य, जो सकल फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, स्थायी जो परिसंपत्ति है उसका वो राज्य ने वो कितना मूल्य। तो अपन के राजस्थान की बात करें तो 3,99,594 करोड़ इसका वो स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण किया है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन किया है। फिक्स जैसा कि गवर्नमेंट ने कोई स्कूल बना दी तो वो एक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, हॉस्टल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, रेलवे, सड़क, तो ये का क्या एक स्थायी पूंजी। और ये उत्पादन में सहायता देती है, देश के विकास में भी सहायता देती है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया, जो बुनियादी ढांचा होता है देश का, वहाँ पर है वो निवेश किया सरकार ने, और जो उनका तो फिर है वो क्या होगा, जैसे सड़क बने तो वो सप्लाई में वो मतलब तेजी से होगी, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार अवसर बढ़ेंगे, और उसके साथ है वो देश की है वो देश ग्रो होगी, देश की जीडीपी बढ़ेगी। तो ऐसी वस्तुओं का है वो मतलब ऐसी है वो स्थायी पूंजी निर्माण कितने लाख करोड़ का किया है, मतलब तो 3,99,594 करोड़ रुपए का है वो स्थायी पूंजी का निर्माण किया है। अब अपन देखें कि इसमें वो ये जीडीपी का कितना प्रतिशत है जीडीपी का, तो ये जीडीपी का 29.843%। और है वो अपन बात करें कि ये वो इसमें वो पिछले वर्ष की तुलना में, ये कौन सा 2021-22 में वो कितना, उसके वो हिसाब से 2022-23 में वो कितनी वृद्धि हुई है, तो 12.78% है वो 2022 की तुलना में। 2023 की जो 2021 की तुलना में जो 2022 की जो स्थायी पूंजी निर्माण हुआ है उसमें वृद्धि हुई है 12.78% की। तो ये ग्रॉस स्टेट कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इसमें वो जो राज्य ने कितना है वो स्थायी पूंजियों का निर्माण किया, तो लगभग ऐसा मान सकते हैं कि 4 लाख करोड़ रुपए का वो पिछले वर्ष की है वो स्थायी पूंजी का निर्माण हुआ है। जैसे कि स्थायी पूंजी मतलब जैसे रेलवे, हॉस्टल, हॉस्पिटल, स्कूल बिल्डिंग, और जैसे कि जो प्रताप नगर है जयपुर में, वहाँ पर कोचिंग हब बन रहा है, तो ये सारे के सारे क्या है, सरकार की स्थायी पूंजी है। स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण किया वो कितने लाख करोड़ का किया है, तो सॉरी कितने करोड़ का किया, तो 3,99,594 करोड़ का किया है। इसको है वो आप है वो समकक्ष या सम रूप से वो 4 लाख करोड़ रुपए वो मान सकते हैं। और ये जीडीपी का कितना प्रतिशत है, तो 29.43% है ये। और इसके वो 2021-22 की तुलना में कितनी वो वृद्धि हुई है, तो 12.78% है वो, जो 21 की तुलना में 22 में वो इतना है वो पूंजियों का निर्माण हुआ है। अब अपन देखें कि ये वो इसमें वो सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है, सबसे अधिक वृद्धि है वो जो विनिर्माण मतलब जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में निर्माण, इसमें वो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। फिर दूसरे नंबर पे जो रेजिडेंशियल है, आवासीय भवन बनाए, आवासीय बिल्डिंग है, भवन है, जो भी आवासीय कॉलोनी जो भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, तो उसमें वो इसका वो मतलब कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा हुआ। और तीसरा है वो लोक प्रशासन, इसमें सबसे ज़्यादा निर्माण में वो स्थायी पूंजी का निर्माण हुआ है। जो आप भी देखते हैं गवर्नमेंट है वो अलग अलग मतलब स्थायी, जैसे कोचिंग हब बन रहा है, तो ये क्या एक निर्माण है। फिर आवासीय कॉलोनी भी शहरों में जो विकास प्राधिकरण होते हैं वो आवासीय कॉलोनी बनाते हैं, तो वहाँ पर भी वो स्थायी पूंजी निर्माण है। दूसरे नंबर पर ये है। और तीसरे नंबर पर लोक प्रशासन, जैसे कि कहीं पर पुल बना है तो वो भी है वो लोक प्रशासन। तो इसका वो योगदान में मतलब सर्वाधिक है वो निर्माण
और आवासीय भवन और लोक प्रशासन, कंस्ट्रक्शन और रेजिडेंशियल बिल्डिंग या कॉलोनी कह दो। फिर है वो लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसको है वो CRPA से है वो ध्यान रख सकते हो कि है वो किस प्रकार है वो, मतलब कौन सा है वो GS जो स्थायी पूंजी निर्माण है वो किस क्षेत्र में वो सबसे ज़्यादा हुआ है। और इसमें वो प्राइवेट और निजी क्षेत्र दोनों स्थायी पूंजी का निर्माण करते हैं, सॉरी प्राइवेट और गवर्नमेंट। इसका कितना योगदान है तो 78.54%। और जबकि गवर्नमेंट क्षेत्र का सेक्टर है वो या सरकारी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र की स्थायी पूंजी निर्माण में कितना योगदान है तो वो कितना है 21.46%। ये वो जो कि है वो सरकार के द्वारा तो लोक कल्याण कार्य के लिए इतनी योजना चलाई थी, उसके लिए वो मतलब जो भी बजट होता है वो उसके लिए होता है, मतलब ज़्यादातर वो वहीं खर्च हो जाता है, इसलिए वो सरकार वो स्थायी पूंजी निर्माण है वो इतना ज़्यादा नहीं कर पाती है। जबकि प्राइवेट सेक्टर में वो स्थायी पूंजी निर्माण का ज़्यादा योगदान है 78.54%। तो ये थी है वो, मतलब इसमें वो अपने देखा GFC अपने स्थायी पूंजी का निर्माण कितना होता है लगभग 4 लाख करोड़ 4 लाख करोड़। और फिर है वो देखा अपने कि इसमें वो वृद्धि कितनी है तो 29.43% है वो वृद्धि दर हुई, वृद्धि दर नहीं, GDP का 29.43% है जो GFCF है यानी कि स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण है वो GDP का कितना प्रतिशत है 29.43%। फिर अपन ने देखा कि इसमें वो जो वृद्धि कितनी हुई है तो 12.78% इसमें वो 2021 की तुलना में जो 22 की जो GDP मतलब जो GFCF उसमें वो वृद्धि हुई है। फिर ये अलग अलग जो प्राइवेट या निजी क्षेत्र है उसमें वो GFCF में कितना योगदान है तो है वो उसका वो योगदान है 78.54%। जबकि वो जो निजी या सार्वजनिक क्षेत्र का GFCF में कितना योगदान है तो वो है वो 21.46%। ये वो, और इसमें वो सबसे ज़्यादा मतलब स्थायी पूंजी का निर्माण कहाँ पर हुआ, स्थायी परिसंपत्तियाँ तो निर्माण, कंस्ट्रक्शन, फिर आवासीय भवन और फिर लोक प्रशासन। इसमें तो ये मतलब इसमें वो ये क्रम ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा क्रम पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो कि क्रम को भी ध्यान रखना है और साथ साथ में भी इसे जो फैक्ट है उसको भी ध्यान रखना है। तो अपन ने ये देखा पहला चैप्टर आर्थिक समीक्षा का जो पहला चैप्टर इसमें फैक्ट ज़्यादा है, लेकिन जैसा कि जो अगले जो चैप्टर आएंगे वो उसमें कृषि सेवा अलग अलग चैप्टर है तो उसमें भी ये जो फैक्ट है वो रिवाइज होते रहेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और जो अभी तक पढ़ा है उसको वो रिवाइज करें और इसको वो आप वो फैक्ट को याद कर लें, जैसा कि आधार वर्ष है वो कई बार पूछे जाते हैं, और जो प्रति व्यक्ति आय कितनी ऐसा भी पूछ लिया जाता है। और जो अलग अलग अपने देखा कि आधार वर्ष है वो आधार वर्ष पूछ लिया जाता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल जो वर्कर है उनका कौन सा बेस ईयर लिया जाता है CPI में जो रूलर है मतलब जो संयुक्त रूप से NSO द्वारा जारी किया जाता है उसमें वो कौन सा आधार वर्ष लिया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इन सबको आपको है वो ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।